हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर अपर्चर से डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख रहे थे। हमने टॉपिक समझा दिया था और हमने ये भी देख लिया था कि जो एक्सियल पॉइंट था P, उस पर कब कैसी जो बोलते हैं ना रिंग्स बन रही थी, वो कब तो ब्राइट रिंग्स बने और कब डार्क। तो हमने देखा था कि जब उसमें से जो हाफ पीरियड जोन्स हैं वो ऑड खुलेंगे, जैसे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो क्या होगा, जो पॉइंट था P उस पर ब्राइट रिंग्स बनेंगी। बट अगर कैसे वाले हाफ पीरियड जोन्स जो है कैसे वाले खुले हों, इवन जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से, तो वहां पे डार्क रिंग्स बनती हैं। इस तरह से ऑल्टरनेट में ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न मिल जाता है और वो पैटर्न ही डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। अब हम लोगों ने उसके बाद देखा था कि हम लोग एक अलग पॉइंट जो कि उस एक्सियल पॉइंट से हटके था ऊपर P डैश पर, वहां पर देखते हैं इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो अब अपना जो उसमें फर्स्ट पार्ट था वो था इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P। अब सेकंड पार्ट उसका है इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट। इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट P डैश। तो इसके लिए हम उस डायग्राम से थोड़ा सा छोटा, एक डायग्राम वही होगा बट थोड़ा सा सेपरेटली बना रहे हैं इस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट है S, इससे ये वेव फ्रंट निकला W डैश। इससे बिल्कुल सेम डिस्टेंसेस के ऊपर ये एक सर्कुलर अपर्चर है। जो सर्कुलर अपर्चर है उसकी रेडियस है R। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सामने है, ये है P पॉइंट जो कि इसका एक्सियल पॉइंट है और इस एक्सिस को ये O पॉइंट पर ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि हमें चाहिए P पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट लेंगे और उस पर हमें निकालनी है P डैश पॉइंट हम लेंगे और उस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, और मैं ये टॉपिक रब कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना। ये स्क्रीन है ही हमारी, मैं मानती हूं कोई पॉइंट है P डैश। स्क्रीन बिल्कुल सीधी है, देखिएगा आप, थोड़ा सा बन जाए टेढ़ा मेढ़ा तो आप देख लेना। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लाइट आई और हम लोगों ने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा और बना देती हूँ, मैं सोच रही हूँ, या फिर रहने देती हूँ, चलो ठीक है इसी से बना देते हैं। ऐसे सीधी नहीं जाएगी, हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, या फिर एक काम, इसको छोटा ही बनाना पड़ेगा वरना डायग्राम तो बहुत ऊपर जाएगा। दोबारा मैं इसको रिवाइज कर दूंगी भले। ऐसे पॉइंट है ये S, इस S पॉइंट से ये छोटी छोटी डिस्टेंसेस, इतनी सी डिस्टेंस के ऊपर ये हमारे पास ये वेव फ्रंट तो आया यहाँ पे W डैश। ये है अपर्चर, ये है A पॉइंट और ये वाला है हमारा B पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कोई पॉइंट है P, उस P डैश जो कि इससे X डिस्टेंस पे है। देखो डायग्राम बनाने में कितना वो आ रहा है डर, क्योंकि लग रहा है कि सीधा पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा हट गया ना, सही नहीं जा रहा अभी ये ऐसे थोड़ा गड़बड़ आ रही है। रुको मैं दोबारा से इसको बना देती हूँ, डायग्राम ठीक नहीं हुआ ना तो थ्योरी नहीं कर सकते आप आगे की। डायग्राम थोड़ा सेट नहीं बन रहा, एक मिनट देखना। ये S सोर्स है, इसे और थोड़ा छोटा बनाती हूँ मैं, ये इस तरह से लेती हूँ, ऐसे इतना सा ही लेती हूँ, फिर आराम से चला जाएगा शायद। ये पॉइंट है, ये अपर्चर है A, ये B, यहाँ पे वेव फ्रंट ये जा रहा है ऐसे W डैश। ठीक है, हमें निकालनी है P पॉइंट पर इंटेंसिटी, यानी ऐसे मैं मान रही हूँ ये पॉइंट है P। अब सही बनाया, ये P डैश पॉइंट है, इस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है और ये जो है इसका सामने पॉइंट है P। इस P से X पॉइंट पर है एक पॉइंट P डैश और इस P डैश पर हमें क्या करनी है, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। ये इसका पोल है O, ये है इसकी स्क्रीन। ठीक है,
अब देखो P पर निकालनी थी तो ऐसे जा रही थी, P डैश पर निकालनी है तो देखो A से भी P डैश पर पहुंचाओ लाइट को और B से भी P डैश पर लाइट को पहुंचा दिया। ठीक है, ऐसे लाइट जा रही थी, यहाँ ये बैंड हो गई। समझ रहे हो? अब एक चीज देखना, इस वेव फ्रंट के लिए तो ये है O पॉइंट, इसका पोल P पॉइंट के लिए, और P डैश के लिए देखिए P डैश को इससे मिलाओ, सीधा मिला दिया, मिला दिया, P डैश को इससे सीधा मिलाया। ये तो अपर्चर वाला हिस्सा है A, P डैश को इस वेव फ्रंट से जब मिलाया तो ये जो पॉइंट है ये है O डैश। समझ रहे हो आप? जब S सोर्स से इस P को मिलाया, ये वेव फ्रंट को O पॉइंट पे काट रहा है, वो पोल है इसका। ऐसे ही अगर S को मैंने P डैश से मिलाया, ये वेव फ्रंट को O डैश पॉइंट पर काटेगा। यानी P पॉइंट के लिए पोल है O, तो P डैश के लिए पोल है O डैश। ध्यान रखना, ठीक है? तो अब अपन इसको शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फ्रॉम द डायग्राम AB is a circular aperture. From the diagram AB is a circular aperture of radius R and P and P dash are 2 points on the screen. P and P dash are 2 points on the screen where PP dash equals to X. ओके, अब लिखेंगे एक चीज और देखिएगा, ये O की P से डिस्टेंस क्या थी? B। ठीक है, तो अब लिखेंगे द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, देन द path difference between the waves, then the path difference between the waves from A and B and रीचिंग, कहां पहुंच रही है? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? P डैश की बात कर रहे हैं। तो A पॉइंट से और B पॉइंट से लाइट निकल रही है एंड रीचिंग P डैश। एक मिनट, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम A एंड B एंड रीचिंग एट P डैश विल बी, इन दोनों वेव्स के बीच में हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। यहां से S से चली B पर और B से चली P डैश पर, यानी पाथ हो गया SB P डैश, माइनस यहां S से चली A पर, A से पहुंची P डैश पर, तो SA P डैश। क्या लिख सकते हैं इसको? SB प्लस BP डैश माइनस SA प्लस AP डैश। अब हम लोगों को क्या पता है कि S से A पॉइंट और S से B पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स SA तो SB के बराबर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा क्या बचेगा? BP डैश माइनस AP डैश, इक्वेशन फर्स्ट। यानी हमारा काम है BP डैश निकालना, AP डैश निकालना। नोट करो, क्योंकि पहले आप ये लिख दोगे ना तो ही मिटा के मैं आगे लिखूंगी।
नोट कर लो फटाफट। पॉज करके एक बार नोट किया करो। तो मिटाती हूं मैं। हाँ, तो अब चित्र से हम लोग क्या करें, पहले बीपी डैश का मान निकालते हैं। देखिए बीपी डैश ये एक तरह से ये रहा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं? आपको नहीं बनाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूं। ये तो ये क्या है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पे? बी। बी का स्क्वायर प्लस लंब। लंब क्या है? एक तो एक्स प्लस दिस। अब ये क्या है? ये देखिए, जो भी हमारा यहाँ अपर्चर है ना, उस अपर्चर की रेडियस के बराबर है कि नहीं? ये तो ये हो गया आर। तो क्या हो गया? ये एक्स प्लस आर। यहां से हम क्या करें, बी स्क्वायर ले ले कॉमन, ले लिया, अंडर रूट ले जाए वहां पे, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। बायनोमियल थ्योरम आपने पहले भी की हुई है, 1/2 आगे आ जाएगा। तो बीपी डैश बराबर हाइयर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, बी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हो गई सेकेंड। नोट करो। फिर ऐसे ही एपी डैश निकाल लेंगे। पॉज करो, नोट करो फटाफट इसको। अरे भाई रुको एक मिनट, ये हिंदी की इंग्लिश हो रही है बीच बीच में। ये चित्र से का है, फ्रॉम डायग्राम लिख देना, ठीक है? वो हिंदी इंग्लिश का मिक्स हो जाता है ना थोड़ा सा। फ्रॉम डायग्राम लिख लेना आप लोग, ठीक है? अब सिमिलरली करके एपी डैश की वैल्यू निकालते हैं। मैं ये लास्ट वाली लाइन लिखी छोड़ रही हूँ अभी, है ना? और सिमिलरली करके एपी डैश करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि सेम ही तो प्रोसेस है, बार बार करने की क्या जरूरत है। सिमिलरली अगर हम एपी डैश की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? देखिए ये वाला डायग्राम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? पूरी एक्स, उसमें से अपर्चर की रेडियस माइनस कर दो, यानी एक्स माइनस आर। तो क्या आएगा? बी प्लस 1/2 बी से मल्टीप्लाई किया था, सही है। बी प्लस 1/2 बी, एक्स प्लस आर की जगह सिर्फ एक्स माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन 3 नोट करो। फिर यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, डेल्टा पाथ डिफरेंस कितना? बीपी डैश माइनस एपी डैश। ये x प्लस आर आएगा ना यहाँ पे x माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से b से b कटा, 1/2 भी कॉमन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस आर का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, नीचे वाली लाइन रब कर देती हूँ ऊपर। यहाँ से डेल्टा बराबर 1/2b, यहाँ पे 2xr 4xr, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, डेल्टा की वैल्यू आ गई 2xr अपॉन b। ये क्या आया? पाथ डिफरेंस इक्वेशन 4। 2 कांस्टेंट, x द डिफरेंस या फिर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p डैश फ्रॉम p, r द रेडियस ऑफ अपर्चर एंड b इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम दिस अपर्चर। नोट करो इसको, अभी हुआ नहीं है ये पूरा, अभी तो आधा ही हुआ है। करेंगे। अब ये काम तो था अभी सिर्फ हमारे पोल O के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पोल O के रिस्पेक्ट में। क्या है? पाथ डिफरेंस कितना है? 2xr अपॉन b। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम वही काम। देखिए यहाँ पर जो पोल है वो है O डैश, किसके लिए? पॉइंट P डैश के लिए। तो इस लाइन को लिखते हैं, फ्रॉम द डायग्राम O डैश इज द पोल ऑफ द पॉइंट P डैश। फ्रॉम the diagram point O dash is the pole of point P dash। P डैश पॉइंट के लिए O डैश क्या है? पोल है। आगे लिखेंगे इफ, अब एक बार एक चीज मैं लिखवाऊंगी, वो लिख के समझाऊंगी। इफ एस ए पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश इज इक्वल्स टू n1 लैम्बडा बाई 2, एस बी पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश इज इक्वल्स टू n2 लैम्बडा बाई 2, 5 इक्वेशन 6। देन अब देखना हमने ये चीज कैसे लिखी। अभी तक O का काम था, अब O डैश के रिस्पेक्ट में देखेगा। पहले यहां से A वाले पाथ में चला एस ए पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश, मतलब इसने कितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर एस बी पी डैश और इसने कितना चला उनके बीच में डिफरेंस। हमने n1 लैम्बडा बाई 2 n2 लैम्बडा बाई 2 क्यों लिया? हमने एक चीज पढ़ी थी हाफ पीरियड जोन में कि दो वेव्स जब पहुंचती हैं तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्बडा बाई 2 का होता है। हो सकता है फर्स्ट में लैम्बडा बाई 2, फिर 2 लैम्बडा बाई 2, फिर 3 लैम्बडा बाई 2, इस तरह से हो, लेकिन होगा तो लैम्बडा बाई 2 के ही मल्टीपल में। यहाँ पर भी है तो लैम्बडा बाई 2 ही, पर हमें पता नहीं है मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसीलिए इसने n1 और n2 अलग से ले लिए। देन पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें तो डेल्टा क्या होगा? दिस माइनस दिस, यानी एस बी पी डैश माइनस एस ओ डैश पी डैश माइनस एस ए पी डैश और माइनस माइनस प्लस एस ओ डैश पी डैश, ये इससे कैंसिल। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई? एस बी पी डैश माइनस एस ए पी डैश। इनकी वैल्यूज अगर अपन रखें इस वाले की और इस वाले की, ये माइनस अगर मैं करती तो ये यहाँ पे माइनस आता, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाता। वैल्यू रखी अगर मैंने इसकी तो इसकी आई है n2 लैम्बडा बाई 2 माइनस n1 लैम्बडा बाई 2, करा तो n2 माइनस n1 लैम्बडा बाई 2 इक्वेशन। या फिर एक काम और करते हैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं, देखो कोई नंबर है मान लो 10, उसमें से 8 घटा तो बचा 2, ठीक है, लेकिन वो भी तो 2 भी तो एक इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो आएगा तो इंटीजर ही ना। तो ये चीज इक्वेशन हम लोग दे देते हैं 7। ये ध्यान रखना, n2 माइनस n1 इज इक्वल्स टू n। नोट करो इसको। n लैम्बडा बाई 2।
तो अब एक पाथ डिफरेंस तो हमारे पास O के रिस्पेक्ट में आया था 2xr/b, और एक पाथ डिफरेंस हमारे पास O डैश के रिस्पेक्ट में आया है। दोनों को अब हम लोग इक्वलाइज कर देंगे। इधर से मैं रब कर देती हूँ। From equation 4 and 7, क्या होगा, दोनों के पाथ डिफरेंस इक्वल करो, 2xr/b इज इक्वल्स टू n λ/2। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n λb/4r, इक्वेशन 8। नोट करो, n λb/4r। बताएंगे अभी x क्या है। इधर देखना, अब हम लोग दिखाएंगे कि देखिए जैसे कि मान लो ये P पॉइंट था और ये P डैश पॉइंट था, इनकी डिस्टेंस जो थी वो थी x। P डैश पर जब अपने पे क्या बनेगी, सर्किल बनेगा या फिर रिंग बनेगी, वो ऐसे बनेगी। ये P है, इसको पॉइंट मान के ऐसे बनेगी। तो ये जो x डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर मान लो पहली रिंग की बात करें तब क्या होगा x यानी कि रेडियस, दूसरे की बात करें तो क्या होगा, तीसरे की बात करें तो क्या होगा, चौथे की बात करें तो क्या होगा, लाइक दिस। इस तरह से हमें सारा काम करना है। तो देखिए अब आगे लिखते हैं। ये क्या है, एक तरह से जो x है वो है जो रिंग्स बन रही है ना, उनकी रेडियस है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये करना है, हमने जो अभी क्या देखा कि इक्वेशन 8 में x की वैल्यू देखी nb λ/4r, डिपेंड कर रहा है सिर्फ n पर। लैम्बडा फिक्स है, b फिक्स है, 4 फिक्स है, r फिक्स है, सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा n के ऊपर। और हमने पिछली क्लास में एक पढ़ी थी चीज कि जब ऑड होंगे, ठीक है, ऑड होंगे तो ब्राइट और इवन होंगे तो डार्क। तो अब अपन लोग क्या लिखेंगे, ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे। व्हेन n की वैल्यू अगर अपन ऑड लें, ऑड यानी कि हम लोग ऐसे ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू है m, 2m + 1 यानी कि ऑड वैल्यूज, देन द इंटेंसिटी एट पॉइंट p डैश विल बी मैक्सिमम। बताया था ये चीज। देन एक्स m क्या है, इस नंबर की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, होती क्या, nb λ/4r, n की जगह पे आ जाएगा 2m + 1 b λ/4r। ये कब है, जब हमें ब्राइट रिंग चाहिए p डैश पर। m की वैल्यूज क्या क्या होंगी, यहाँ पे 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लाइक दिस। नोट करो इसको। अब सेम यही चीज करेंगे व्हेन अगर इवन वैल्यूज हो, n = 2m, यानी इवन वैल्यूज, then the intensity at point p dash will be minimum, then xm = होगा 2mb λ/4r।
2m b लैम्बडा बाय 4r। ये किसको दिखा रहा है? इवन वैल्यूज को। जो इवन वैल्यूज होती हैं तो इंटेंसिटी कैसी आती है? मिनिमम आती है। ठीक है, तो ये इस समय पर मतलब क्या होगा? जब ब्राइट रिंग्स बनेंगी यहाँ पर, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पर डार्क रिंग्स बनेंगी। यहाँ पे लिख देना चाहे भले ही 4 ब्राइट रिंग्स, यहाँ क्या लिखेंगे? 4 डार्क रिंग्स। नोट करो इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लो आप पहले एक बार। इसको मिटा देती हूँ, ऊपर वाले को, है ना। आगे देखिए, 4 फर्स्ट डार्क रिंग, यानी m की वैल्यू क्या लें? 1। डार्क रिंग का कॉन्सेप्ट यहां से आएगा। x1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। m की वैल्यू क्या है? 1 b लैम्बडा ओवर 4r। x1 की वैल्यू क्या आएगी? b लैम्बडा ओवर 2r। इक्वेशन जो भी है, नवी है 10वीं है, मुझे याद नहीं है, नवी डाल दी मैंने। x1 की वैल्यू आई b लैम्बडा ओवर 2r। अभी रुकना इसको, ये अभी कुछ इससे ना एक रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं। आगे लिखेंगे एज 4 एन इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, बताऊंगी भी इसके बारे में। B इज इक्वल्स टू F एंड 2R इज इक्वल्स टू D। इसको समझो। आप लोगों को अगर याद हो कि कोई भी लेंस होता था तो जब उस पर लाइट ऐसे पड़ती थी तो वो फोकस पर सेंट्रलाइज हो जाती थी, फोकल लेंथ के ऊपर जो फोकस होता था। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट आ रही थी ये इन्फिनिटी से आ रही थी, और हमने जब प्लेन वेव फ्रंट पढ़ा था तो भी हमने कहा था हमें नहीं पता लाइट कहाँ से आ रही है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाता था। करा था ना? वही चीज यहाँ पे है। जब कोई लाइट जो है इन्फिनिटी से आती है, दैट मीन्स प्लेन वेव फ्रंट है, तो वो कहाँ पर सेंट्रलाइज होगी? फोकस पर। और फोकस पर होगी तो फोकस की डिस्टेंस कितनी रहती है? यहां से, इस पॉइंट पोल से कितनी रहती है? फोकल लेंथ के बराबर। देन फ्रॉम इक्वेशन 9 क्या होगा? x1 विल बी b लैम्बडा बाई 2r, b की जगह पे f लैम्बडा बाय d। ये देते हैं इक्वेशन 10। लेकिन हमें एक चीज पता होती है, कभी भी देखिएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यूज ये दोनों अलग अलग होती हैं। भले ही चाहे इनमें पॉइंट्स का एरर हो, बट होता है। तो हमारे पास जब हमने थ्योरेटिकली पढ़ा तो फर्स्ट डार्क रिंग के लिए जो रेडियस आई x1 वो f लैम्बडा बाई डी आई, लेकिन एरीज थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे एरी, उनकी थ्योरी, और बाकी वैसे एरीज थ्योरी जो है सिर्फ उनके साइंटिस्ट के नाम से ही नहीं, इसमें कुछ टॉपिक आप भी देखेंगे। एरी डिस्क, एरी डिस्क एक तरह से मतलब अलग तरह से डिजाइन की हुई एक तरह से डिस्क होती है, डिस्क होती है ना, फेंकते हैं बच्चे, खेलते हैं, उसको प्लेट जैसी होती है, इसी तरह की डिस्क होती है, लेकिन उसमें मतलब
कुछ और इनोवेशन करके बनाया जाता है भाई, इस तरह से यहाँ पे डार्क है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से रिंग्स होती हैं, डिस्क होती है, ठीक है। तो एरी जो डिस्क होती है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जब इस तरह की डिस्क बनाई और उसकी जो फर्स्ट डार्क रिंग थी, पहली डार्क रिंग, उस डार्क रिंग की जब इन्होंने क्या निकाली, रेडियस यानी x1 निकाली इन्होंने, तो उसकी वैल्यू उनके पास आई थी 1.22 f लैम्डा अपॉन डी। यानी उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो फैक्टर आया 1.22, हमने थ्योरी निकाली तो फैक्टर आया 1। तो इसको बस थोड़ा सा रिनोवेट किया है, थोड़ा सा अलग किया है, तो लिखते हैं बट अकॉर्डिंग टू एरीज थ्योरी, बट अकॉर्डिंग टू एरीज थ्योरी x1 की वैल्यू होती है 1.22 f लैम्बडा अपॉन डी। इसका मतलब क्या पता चलता है कि जो रिंग्स होती हैं उनकी जो रेडियस होती है वो जितना ज्यादा अपर्चर की रेडियस होगी, अपर्चर जितना बड़ा होगा रिंग उतनी ही छोटी बनेगी, अपर्चर जितना बड़ा रिंग उतनी ही छोटी। लैम्बडा पे डिपेंड करती है और बी पे डिपेंड करती है। जितना दूर जाता जाएगा स्क्रीन किससे, अपर्चर से, उतना ही ज्यादा बड़ी रिंग बनती जाएगी। यानी कि जितना दूर लेते जाओगे लाइट को उतनी ही उसकी इमेज बढ़ती जाएगी। पास लाओगे मान लो इतना सा गोला, फिर दूर जाओगे थोड़ा फैलेगा, दूर जाओगे और फैलेगा, दूर जाओगे और फैलेगा, लाइक दिस। तो ये और एरी के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में कितना सा चेंज आया है, कांस्टेंट में चेंज आया है सॉरी 1 की जगह 1.22 आया है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी मेन अपना आंसर ये है, लेकिन इन्होंने कहा अगर हम लोग प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ b को f से रिप्लेस कर दो और 2r जो होता है रेडियस का दुगना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। तो ये तो कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो टॉपिक है कौन सा, सर्कुलर अपर्चर के थ्रू डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फ्रेस्नेल जो डिफ्रैक्शन है उसी का ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।